Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you a very important topic that is adolescence and puberty. So in this video हम बात करेंगे adolescence and puberty के differences में और साथ ही साथ इन दोनों ही टर्म्स को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। सो हम इस वीडियो में इसी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडोलसेंस को कि एडोलसेंस क्या है। ठीक है, सो एडोलसेंस इज ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो यहाँ पे कुछ फेजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे ट्रांजिशनल मतलब बीच का। ठीक है, एक ट्रांजिशन है, जैसे दो पॉइंट्स हैं उसके बीच का एक फेज है। ठीक है, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट है चाइल्डहुड यानी बचपन और एडल्टहुड, यानी हम एडोलसेंस को वो फेज कह सकते हैं कि ये फेज जो है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक फेज है जिसको कि हम कहते हैं एडोलसेंस। इस फेज में ना ही जो पर्सन होता है, ना ही वो चाइल्ड होता है और ना ही वो पूरी तरीके से अडल्ट हुआ होता है। ठीक है, सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम WHO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से एडोलसेंस किसको कहते हैं, कौन से वो पर्सन्स हैं जिनको कि हम एडोलसेंस की एज में कह सकते हैं। वो एज है वो है 10 to 19, यानी 10 साल से 19 साल के बीच के पर्सन्स को हम एडोलसेंस कह सकते हैं। तो ये एज वेरी करती है कंट्री वाइज, बट WHO की यही डेफिनेशन है जिसमें कि उन्होंने 10 to 19 जो कि एक बड़ा एक एज ग्रुप है। ठीक है, तो ये इस बड़े एज ग्रुप को लेने का कारण यही है कि अलग अलग कंट्रीज़ के वेदर कंडीशंस और सोशल जो सेटअप होता है उसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस की भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया एडोलसेंस को। फर्स्ट वन है वो है हमारा अर्ली एडोलसेंस, दूसरा जो है वो है हमारा मिडिल एडोलसेंस और तीसरा जो लास्ट फेज है एडोलसेंस का वो है लेट एडोलसेंस या फिर जिसको कि हम कह सकते हैं यंग अडल्टहुड। ठीक है, सो वन बाय वन हम इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में क्या होता है। तो जो पहला स्टेज है जिसको कि हम कह रहे हैं अर्ली एडोलसेंस, ये कब स्टार्ट होता है, इसके लिए एज डिफाइन की गई है 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो अर्ली एडोलसेंस इसको हम कहते हैं बेसिकली जब बच्चे थोड़े समझदार होने लगते हैं, थोड़ी अपनी बातों आसपास की चीज़ों को समझने लगते हैं। ठीक है, सो और इसी एज में द बिगिनिंग और स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी की भी शुरुआत इसी स्टेज में होती है। प्यूबर्टी मतलब कि जो भी पर्सन है बॉय, ठीक है, बॉय और गर्ल, तो जो भी पर्सन है उसकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो इसी एज में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। देयर सेक्स ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी मैच्योर। ठीक है, सो जो थर्ड पॉइंट है वो है डेवलप डीपर मॉरल थिंकिंग ड्यूरिंग द अर्ली एडोलसेंस स्टेज। तो इस एज में बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी समझ धीरे धीरे होने लगती है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट वो है कि इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंड एंड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो इंटेलेक्चुअल जो इंटरेस्ट है यानी कि उनको जीवन में आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और इस स्टेज में जो उनका ब्रेन है वो पूरी तरीके से फुली फंक्शनल होता है और वो अपने गोल्स को जो है वो सेट कर सकते हैं इस स्टेज में। ठीक है, जो नेक्स्ट फेज आता है वो है मिडिल एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस में भी जो बीच का हिस्सा होता है वो इस फेज को कहते हैं और इसके लिए एज डिफाइन की गई है 15 to 17 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और इस एज में मिडिल एडोलसेंस में इस एज में प्यूबर्टी इज कंप्लीटेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस स्टेज में जो प्यूबर्टी का एक फेज आया था वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो गर्ल और बॉय हैं दे विल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, दे विल बिकम कैपेबल, एक वर्ड यूज हो गया है, ठीक है, कैपेबल। ठीक है, तो दे विल बिकम कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है द प्यूबर्टी इज कंप्लीटेड। ओके, सो थर्ड पॉइंट है फिजिकल ग्रोथ स्लोस फॉर फीमेल्स बट
कंटिन्यूज फॉर मेल्स। तो जो फीमेल्स होती हैं इनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या आती है वो है हाइट, ठीक है। तो फीमेल्स की हाइट लगभग जो जितनी भी बढ़नी होती है वो लगभग बढ़ चुकी होती है, लेकिन बॉयज़ की भी ऑलमोस्ट हाइट कंप्लीट हो गई होती है, लेकिन फिर भी उनमें अभी भी चांसेस रहते हैं, ठीक है, चांसेस रहते हैं कि वो आगे भी बढ़ सकें बॉयज़ के लिए, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस न्यूमरस सोशल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग इंक्लूडिंग इंक्रीज सेल्फ इन्वॉल्वमेंट एंड एन इंक्रीज ड्राइव फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये मिडिल एडोलसेंस की स्टेज में इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सोशल और इमोशनल चेंजेस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आपने भी फील किए होंगे। और अपने ऊपर जो है एक इंडिपेंडेंट अपनी एक अलग सी सोच और अपनी एक अलग पहचान बनाने की जो ख्वाहिश होती है इस स्टेज में बच्चों में ज़्यादा होती है। जो लास्ट फेज़ है वो है लेट अडोलसेंस या फिर जिसको हम कहते हैं यंग अडल्टहुड, यानी कि अडल्टहुड में पहला कदम। तो इसकी एज जो डिफाइन की गई है WHO के थ्रू वो है 18 to 24 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और इस स्टेज में टिपिकली एक्सपीरियंस फ्यूअर फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इस स्टेज में बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है, ऑलमोस्ट फीमेल, ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स हैं और मेल, ठीक है, वो अपनी फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है, द फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट्स, ठीक है। सो और इस स्टेज में कॉग्निटिव मतलब जो भी हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, ठीक है, ब्रेन पावर जिसको कह सकते हो आप, ब्रेन की एबिलिटी डिसाइड करने की, डिसीजन लेने की और अपने लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ठीक है, इस तरह के डिसीज़न लेने के लिए जो हम एक ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस स्टेज में लगभग कंप्लीट हो चुका रहता है, ठीक है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है गेन द एबिलिटी टू थिंक अबाउट आइडियाज़ रैशनली। तो आइडियाज़ के बारे में रैशनली मतलब कि बिना किसी एक तरफ झुके, मतलब कि अपने जो चीज़ें जैसी हैं उनको उसी तरीके से देख लेने की एबिलिटी जो है बच्चों के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डिले ग्रेटिफिकेशन, जो कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि टॉन्ट्रम्स बच्चे शो करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं देखने को मिलती है, एक मैच्योरिटी आने लगती है, ठीक है, बिहेवियर में। और प्लान फॉर फ्यूचर एंड गेन द फर्म सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस स्टेज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर गोल्स सेट कर चुके होते हैं और उसके लिए काम भी करना शुरू कर चुके रहते हैं, ठीक है, और एक अपनी आइडेंटिटी वो धीरे धीरे स्टैब्लिश करनी शुरू कर चुके होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट आउट ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ एडोलसेंस डेवलपमेंट यंग पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो लेट एडोलसेंस या जिसको कि हम कह रहे हैं यंग अडल्टहुड, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुकी होती है, ठीक है, आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो चुके होते हैं। अब आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा या रोना या बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट, इस तरह की चीज़ों को आप बैलेंस वे में देखने की एबिलिटी रखते हैं और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडोलसेंस की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एडोलसेंस के और स्टेज में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंस। तो एडोलसेंस की एज में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं और प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम एडोलसेंस की एज को जो है प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, और सक्सेसफुली पास कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट बीइंग हर्ट और विदाउट बीइंग गेटिंग हार्म। सो इस स्टेज की जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वो है हु एम आई, यानी कि बच्चे सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी की प्रॉब्लम या आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको कह सकते हैं वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वेयर एम आई गोइंग, मतलब मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, या इतने सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इसके सोल्यूशंस ये बहुत सारे बच्चों के मन में यही घूमता रहता है कि वेयर आई एम गोइंग, मतलब मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, सब लोग मुझसे
इतनी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो है, ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस बहुत सारे बच्चों के मन में चलते हैं। और तीसरी जो है वो प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू आई रिलेट टू ऑल ऑफ दीज पीपल इन माई लाइफ। तो जितने भी अगल बगल लोग हैं हमारे, ठीक है, ये मतलब मेरी लाइफ में इनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के मन में चलती रहती है। अलग अलग रिलेशनशिप और अलग अलग सिचुएशंस के साथ उनको डील करना, इस समय वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहते हैं, तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली उनके माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। सो ये सारे फ्रीक्वेंट प्री ऑक्यूपेशंस है फॉर मोस्ट एडोलसेंस पीपल, ठीक है। सो और इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी को चिंता है कि मेरी जो है वो हाइट, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ रही है, या बहुत कोई थिन है, ठीक है, या कोई बहुत ही फैट है, उसको वेट के इश्यूज़ है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसके अंदर। और दूसरा जो पॉइंट है वो है स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, सो उनको कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं अबाउट द स्कूल्स, ठीक है। सो और थर्ड पॉइंट है वो है चाइल्डहुड इलनेस दैट कंटिन्यूज इनटू एडोलसेंस। तो बहुत सारी डिजीजेस जो बच्चों को चाइल्डहुड में रहती है, वेदर दे आर टीथ रिलेटेड, माउथ रिलेटेड, लुक्स रिलेटेड और एनी अदर डिजीज़, सो वो अगर एडोलसेंस में भी कंटिन्यू रहती है तो दे विल जो है एक उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पीयर से, यानी अपने दोस्तों से उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए झेलना पड़ता है, और वो बहुत ही इन्फीरियर भी फील करते हैं कई बार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यानी जो बच्चे इस एज में क्या होता है कि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पीयर प्रेशर मतलब अपने दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, या दोस्त मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, इन वजहों से, या फिर रिलेटिव्स क्या कहेंगे, या खुद से ही बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार बच्चे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स का उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉब्लम है कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्की और इलीगल बिहेवियर्स। तो कई बार जो है बच्चे रिस्की और इलीगल बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है, और उसमें उनको चोट भी लग सकती है, इंजरी जिसको कह सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाना या कहीं से जंप करना, ठीक है, वो पीयर प्रेशर में करते हैं, और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जैसे ड्रग्स की आदत पड़ सकती है, सिगरेट या फिर लिकर, इन सब की आदतें भी लग जाती है कई बार एडोलसेंस की एज में। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और कई बार जो है अनइंटेंशनल इंजरीज भी हो सकती है मोटर व्हीकल से, जैसे खेल खेल में या मस्ती मजाक में, जो इस तरीके बहुत बड़ी घटना का रूप भी ये ले सकती हैं। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स थी एडोलसेंस की एज की, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम और देखेंगे, वो है साइको सोशल डिसऑर्डर्स, ठीक है। साइको मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अवर साइकोलॉजी, यानी हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। और सोशल मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास का समाज है, हमारे जो सोशल सेटअप है, तो उससे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ज़्यादातर जो कि एडोलसेंस में देखे जाते हैं, वो है पहला है कि सोशल एंजाइटी क्या है, ठीक है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए परसिस्टेंट मतलब जो कि हमेशा बना रहे, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट मतलब आ रहा है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, रेडिक्यूल और ह्यूमिलिएशन इन सोशल सेटिंग्स, यानी कि जो एडोलसेंस की एज में बच्चे हैं, कई बार उनको जो है हमेशा ये डर लगा रहता है सोसाइटी से कि उनका जो है वो कहीं जाएंगे तो उनकी बेइज्जती ना हो जाए, कोई उनका मजाक ना उड़ाए, कोई उनके ऊपर हंसे नहीं कि देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, अरे इसके इतने कम नंबर आए, अच्छा इसके मम्मी पापा तो कुछ करते ही नहीं हैं, या ये बहुत ही गरीब घर से आता है, या मतलब ये बहुत ही इसकी स्किन का कलर ऐसा है, या इसकी हाइट ऐसी है, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ को लेके अगर किसी बच्चे के मन में इस तरह का फियर है,
तो उनको हमेशा एक एंजाइटी लगी रहती है, परसिस्टेंट फियर लगा रहता है कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं यहाँ नहीं जाऊं, मैं इससे बात नहीं करूं, नहीं तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। सो टिपिकली अफेक्टेड चिल्ड्रन अवॉइड सिचुएशंस दैट माइट प्रोवोक सोशल स्क्रूटनी। तो इस तरह के जो साइको सोशल डिसऑर्डर से जो बच्चे हैं गुजर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो फिर सोशल से मतलब सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वो उस पर हंसेंगे और उसको फिर वो बुरा लगेगा। तो इस ह्यूमिलिएशन, इस रिडिक्यूल और इस एम्बैरेस, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बच्चे क्या है, अपने आप को बिल्कुल ही सोसाइटी से, अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से बिल्कुल ही अलग थलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस इज़ बाय हिस्ट्री। तो डायग्नोसिस यही है कि आप जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर देख के ही आपको ये डायग्नोसिस करना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज़ विद बिहेवियर थेरेपी। तो इसका ट्रीटमेंट यही हो सकता है कि आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, और सिवियर केसेस में हम मेडिकेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट सिवियर केसेस में है कि एटलीस्ट दे आर रेडी फॉर द बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। तो साइको सोशल डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है अमंग द एडोलसेंस की एज में, ठीक है। सो there are few facts which should not be considered a disorder in the age of adolescence। तो वो क्या बिहेवियर है जिसको कि हम कह सकते हैं कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सो व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल टीनेज बिहेवियर? पहला है, उसमें है मूड स्विंग्स। मतलब मूड स्विंग्स मतलब कभी मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी मैं इंजीनियर बनूंगा, कभी मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। सो देयर इज कांस्टेंट मूड स्विंग्स, ठीक है। कभी बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कभी वो अचानक से रोने लगते हैं। मतलब तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। कभी किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती आ जाती है, कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो दीज आर फ्यू कॉमन थिंग्स जिसको कहते हैं मूड स्विंग्स। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और स्पेंडिंग लेस टाइम विद फैमिली। तो इस एज में क्या होता है, बच्चों के बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं और वो फैमिली से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और वो फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, बट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अनहेल्दी बिहेवियर। ये बहुत ही कॉमन सी बात है और बच्चे ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिताते हैं। पुशिंग बाउंड्रीज एंड चैलेंजिंग रूल्स। तो इस एज में क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई रहती है और हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, इस वजह से कई बार बच्चे हर चीज़ को ही चैलेंज करते हैं, खासकर रूल्स को। आपने कई बार सुना होगा प्रिंसिपल और हेडमास्टर और बाकी लोगों को भी ये एक हर एक चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, हर रूल को ब्रेक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। सो और माइल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन की इनकी बिहेवियर रहता है कि हम ऐसे कपड़े पहन के देखें, हम ऐसी हेयर स्टाइल रख के देखें, या हम कई बार इसमें ये गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं कि बच्चे ये करते हैं कि हम एक बार सिगरेट पी के देखें। तो इस तरह से ये थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर रहता है टीनेज की एज में, ठीक है। सो अ प्रॉब्लम शुड बी सस्पेक्टेड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि ए प्रॉब्लम शुड बी सस्पेक्टेड इफ़ योर टीन इज़ अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद एनीवन, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा जो है किसी से भी मिलना नहीं चाह रहा है, किसी से भी बात नहीं करना चाह रहा है, और इफ़ योर टीन इज स्पेंडिंग आवर्स इन हिज और हर बेडरूम without communicating with anyone and is declining invitations to go out with friends and family members alike, they might be showing symptoms of depression। तो अगर कोई बच्चा जो है ना ही किसी फैमिली मेम्बर से, ना ही किसी फ्रेंड से, किसी से भी बात नहीं कर रहा है और अकेले में ही घंटों घंटों बिता रहा है बिना कुछ किए, तो दिस इज़ अ कंप्लीट साइन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो इट शुड बी काउंसलिंग, इसकी एक हेल्प हो सकती है, ठीक है। काउंसलिंग से हो सकता है और मेडिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वी शुड डू काउंसलिंग। तो ये एक सिम्टम है डिप्रेशन का। अगर आपको किसी से भी मिलने का मन नहीं कर रहा, किसी से भी बात नहीं करने का मन कर रहा है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब तो हमने बात की एडोलसेंस की और उसकी प्रॉब्लम्स की और कुछ उसके कॉमन सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक यही था कि प्यूबर्टी और एडोलसेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो एडोलसेंस हमने जान लिया, प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ
व्हेन ए बॉय और ए गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो एडोलसेंस क्या है, एक फेज ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे ये लाइफ है, इसका एक ये फेज है एडोलसेंस, ठीक है। और इसमें एक टाइम है प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी इज ए पार्ट ऑफ एडोलसेंस, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो और इसके दौरान क्या होता है कि जो भी गर्ल और बॉय है दे विल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन्स बिटवीन एजेस 10 and 14 फॉर गर्ल्स एंड एजेस 12 फॉर एंड 16 फॉर बॉयज़, ठीक है। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ में ये एजेस थोड़े से वेरी करते हैं। इट कॉजेज फिजिकल चेंजेस एंड अफेक्ट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंटली। यानी कि इस प्यूबर्टी में क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, गर्ल्स की बॉडी जो है अलग तरह से डेवलप करती है, बॉयज़ की बॉडी अलग तरीके से डेवलप करती है और दोनों को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। सो आई होप you have understood the concept of puberty. So now a concluding remark is that puberty is the phenomena of physical changes by which adolescents become capable of reproduction, ठीक है। So यहाँ पे word use किया गया है capable of reproduction. Puberty talks about bodily changes while adolescence is the period of psychological and social transition between childhood and adulthood. So I hope you have understood completely the difference between adolescence and puberty, ठीक है। So adolescence एक phase of life है और puberty उसका एक part है। Puberty involves more of physical change, it is more about sexual maturity. So होप करती हूँ कि आपको ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। Thank you.